morning, my dear children. Nice to meet you again. Let's have something regarding friction. अब फ्रिक्शन क्या होता है? अभी हम ठंडी के मौसम में दो पाम्स को हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ में घिसते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के थोड़ी देर के बाद क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ये तो एक बहुत बड़ा नॉर्मल एग्जाम्पल है जिससे हम लोग ये लेसन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती है तो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है। पर ये चैप्टर इतना सिंपल नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. अब आप ये देखोगे कि एक ड्राइवर चला रहा है, या तो गाड़ी चला रहा है या तो ट्रक चला रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो वो अपनी स्पीड कम कर देता है। आप भी अपनी बाइसाइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल चलाते चलाते कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, और ब्रेक लगाने से क्या होता है, पहले आप स्लो हो जाते हो, फिर धीरे धीरे व्हीकल आपकी बंद हो जाती है। Have you ever thought why a vehicle slows down when the brakes are applied? कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. भले ना कोई दूसरा फोर्स उस पर रिएक्ट करे, एक्ट करे कि ना करे, लेकिन क्या होता है, अगर दूसरी चीज़ को भी हम लोग, जैसे एक बॉल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम लोग व्हीकल नहीं लेते, हम लोग बॉल लेते हैं। जब बॉल हम लोग फेंकते हैं थोड़ी देर के बाद, हमने लास्ट चैप्टर में किया था, अपने आप वो रुक जाता है। वो अपने आप क्यों रुकता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट टाइम में हमने किया था। इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। थोड़ी देर के बाद बॉल डालने के बाद पहले मूव होगा और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा, जबकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब दूसरी बात हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बनाना का छिलका अगर आता है, केले का छिलका रास्ते में आता है तो हम उस पर फिसल जाते हैं, जैसे इस फोटो में दिया हुआ है। अब ये लड़का जो है वो केले के छिलके के ऊपर से फिसल चुका है, देखना, ठीक है, और उसको लग गई है। अब दूसरा क्या होता है, कब हम लोग गिर जाएंगे? अगर हम लोग स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं, गीली ज़मीन है या तो कोई पत्थर है बहुत ही स्मूथ है, जैसे हम लोग मूवीज़ देखने जाते हैं पीवीआर सिनेमा हॉल में या कहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखिए नीचे की जो फ्लोरिंग होती है, जो नीचे की ज़मीन होती है, उसके ऊपर ग्रेनाइट या चमकीले पत्थर लगाए जाते हैं जो बहुत ही स्मूथ होते हैं। और ये स्मूथनेस के वजह से हम लोग को बहुत संभाल के केयरफुली चलना पड़ता है, नहीं तो हम लोग फिसल के गिर जाएंगे। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होता है उतना चलना आसान हो जाता है, पर जितना रफनेस होता है वो क्या करेगा, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ही अपना काम आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी के ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन अपना कौन सा फोर्स लगाता है? एक्टिविटी 12.1, जेंटली पुश अ बुक ऑन द टेबल। धीरे से आप एक बुक को धक्का लगाना टेबल के ऊपर। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप इसको देखोगे कि थोड़े डिस्टेंस जाने के बाद वो अपने आप रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। भी यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से बुक को धक्का लगाएंगे। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन सोच सकते हो? क्या बुक मूव होना बंद हो जाएगी? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक ऑपोजिंग इट्स मोशन? अभी मोशन का मतलब क्या है, वो बुक जा रही है आगे। एंड स्टॉप कब होती है? ऑपोजिट होता है। मूव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो क्या कोई फोर्स है जो उसको मूव होने से आगे चल के रोकेगी? तो ये जो ऑपोजिट फोर्स होता है उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी इसमें हम डायग्राम में देखेंगे, ये बुक को हम लोग धक्का लगा रहे हैं। यू कैन सी दिस, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन। You saw that if you apply the force along the left, अगर आप लेफ्ट में, the friction acts along the right। फ्रिक्शन अगर आप लेफ्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रिक्शन कौन से ऑपोजिट डायरेक्शन से अपना काम शुरू करेगा, और वो है राइट। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट। अगर आप राइट से कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन अपना मोशन कहाँ से लगाने की कोशिश करेगा? लेफ्ट से। इन बोथ द केसेस द फोर्स ऑपोजिट्स द मोशन ऑफ द बुक। ये फ्रिक्शन है, वो बुक को मूव होने से रोकने की कोशिश करेगी। द फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स, अपना जो अप्लाइड फोर्स होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Suppose ये टेबल है और ये बुक है, ठीक है, ये दो फोर्स है, तो किस पे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन किस पे एक्ट करेगा, ये दो सरफेसेस के ऊपर. इन द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस, क्या सेम होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? लेट अस फाइंड आउट. अभी इसमें दूसरी एक्टिविटी करेंगे सारी, जिसके अंदर अलग अलग सरफेसेस के बारे में नॉलेज होगा. मैंने आपको पहले ही बताया ना, जितना सरफेस स्मूथ होता है उतना फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जितना रफनेस होता है उतना ही मोशन पॉसिबल है और उतना ही फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अब हम लोग करेंगे 12.2 एक्टिविटी. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. अभी क्या करेंगे, एक ब्रिक है, एक ब्रिक के आसपास हम लोग क्या टाई करेंगे, एक धागा. अब पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. अब उसको क्या करना है, वो धागे में एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करना है, और वो स्प्रिंग बैलेंस आपको राइट हैंड साइड में डायग्राम दिखाई देना, तो उसको आप लगाएंगे. नाउ अभी हमको क्या करना है, स्लाइड डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. अभी हम लोग को नोट डाउन करना है, जब वो स्लाइड हो रहा है, जब वो हो रहा है, तब हम लोग को रीडिंग जो है वो नोट डाउन करेंगे. इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. अभी हमको क्या मिलेगा, हमको प्रॉपर मेजर मिल जाएगा कि फोर्स का फ्रिक्शन कितना है, फोर्स जो है फ्रिक्शन कितना हम लोग को एक्ट कर रहा है, वो सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर के बीच में कितना फ्रिक्शन है. अब ये पिक्चर को हम लोग देखेंगे. कैन यू सी दिस पिक्चर? ये एक ब्रिक है, उसको स्प्रिंग बैलेंस से पुल किया जाता है. अब देखो हम लोगों ने यूं ही उसको पुल करने की कोशिश की. अब ब्रिक के ऊपर जो हम लोग है एक पॉलीथीन लगा देंगे. पॉलीथीन कैसी होती है, स्मूथ होती है. तो हमको ये देखना है कि किस में ब्रिक को मूव करना आसान है और किस में ब्रिक को मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा. नाउ wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases? अभी तुम लोग जब स्प्रिंग बैलेंस का मूवमेंट देखोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और उसमें जो है आपको कम जोर लगाना पड़ेगा. यानी जो स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट है वो ग्रेटर रहेगा. ग्रेटर कब होगा, जब उसको मूव करने में डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे. जब ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो रीडिंग भी ज़्यादा आएगी. और फिर जब हम लोग पॉलीथीन लगाएंगे तो उसको हमारा जो फोर्स अप्लाइड है वो कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि हम लोग उसको खींचने के लिए फोर्स कम यूज़ करेंगे. व्हाट माइट बी द रीजन for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? अब जब हम लोग जूट लगाएंगे तो जूट यानी कपड़ा है, यानी नॉर्मली जब हम लोग ने पहली बार मूव करने के लिए डायरेक्ट टेबल से हम लोगों ने ट्राई किया था तो थोड़ा डिफिकल्ट था, पर उससे भी इजी कैसे हो गया, पॉलीथीन लगा के. पॉलीथीन लगाया तो हम लोग का प्रेशर बहुत ही कम हो गया. मगर जब हम लोग एक जूट का कपड़ा लगाते हैं तो सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मूव करना, तो उसके लिए हमको प्रेशर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. नाउ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अभी हम लोग कितना फोर्स यूज करते हैं उस चीज़ को मूव करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट को, वो हम लोग को रीडिंग इसमें मिलता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच फ्रॉम अ फोर्स अप्लाइड टू इट. अभी अंदर क्या होती है, जैसे हम लोगों ने बॉल पेन वगैरह में देखा हुआ है, एक ऐसे गोल कॉइल्ड स्प्रिंग होती है. जब हम लोग उसको खींचेंगे तो स्प्रिंग थोड़ा नीचे की तरफ आएगी, वो स्ट्रेच करेंगे तब नीचे आए. स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर. पॉइंटर यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा. जैसे खींचे गए वैसे वो हम लोग को मार्किंग वगैरह नजर आएंगे. Stretching of the spring is measured by a point and moving on a graduated scale. What is the meaning of a graduated scale? यानी मार्किंग होगा 1 2 3 4 करके मार्किंग होता है, उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं. ग्रेजुएटेड स्केल. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. यानी हम लोग कितने हद तक फोर्स लगा रहे हैं वो इसमें पता चल जाएगा.
एक्टिविटी 12.3, अभी ये नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ टेबल। अभी इंक्लाइन प्लेन यानी हमको ऐसे टेढ़ा, इंक्लाइन का मतलब होता है स्लांटिंग, प्लेन यानी एक चीज़ लेनी है, एक बोर्ड लेना है जो हमको टेढ़ा रखना है। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड, या तो लकड़े का बोर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, सपोर्टेड बाय बिग ब्रिक्स और बुक्स। उसको किससे सपोर्ट करेंगे अगर उसको टेढ़ा रखना है? तो या तो हम किसी बुक को रखेंगे, या तो हम लोग किसी ईंट या पत्थर या ब्रिक को रखेंगे, जिसके वजह से वो रहेगा ऐसे इंक्लाइन रहेगा। पुट अ मार्क विद अ पेन एंड एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अभी एक पॉइंट मार्क करना है हम लोग को उस इंक्लाइन प्लेन में। नाउ लेट अ पेंसिल सेल, यानी सेल जो होता है वो हम लोग बोलते हैं ना किसके अंदर हम लोग टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, वही पेंसिल सेल हम लोगों को उसमें से स्लाइड डाउन करना है। मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी जो ये पॉइंट ए लिखा है वहाँ से हम लोग उसको नीचे की तरफ उसको मूव करेंगे। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। अभी हमको क्या करना है, पहले स्मूथ सरफेस में जाना देना है, फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ में उसको जाने देना है, उसको सैंड में हम लोग जाने दे सकते हैं, और लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पेंसिल सेल जो होता है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। अगर वो स्मूथ रहेगा तो जल्दी फिसल के नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग उसके भी ऊपर अगर सैंड पेपर लगाते हैं तो सैंड पेपर आपने देखा होगा वो रफ होता है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी कम रहेगा। तो चलो हम इसको एक्टिविटी करेंगे। अब चलो हम लोग उसको मूव करेंगे टेबल के ऊपर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब कपड़ा बिछाते हैं तो उसके ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए, कोई व्रिंकल्स नहीं होना चाहिए। वो कपड़ा जब हम बिछाते हैं एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन रखा है, ए मार्क कर दिया और वहाँ से शुरू करके ये टेबल के ऊपर स्लाइड किया है पेंसिल सेल। तो सबसे पहले डायरेक्ट जब टेबल पे ही किया जाता है तो यहाँ तक पहुँचती है, काफ़ी दूर तक जाती है। लेकिन जब कपड़ा बिछाते हैं तो वो बैटरी सेल जो है, पेंसिल सेल है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। और अगर उसके बदले और मिट्टी बिछाई जाए तो मिट्टी में तो ज़्यादा बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं करेगा, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये जो सेकंड पिक्चर है उसके अंदर क्लॉथ स्प्रेड किया है। द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस एट डिफरेंट सर्फेसेस। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। अभी इधर एक पतला सा लेयर सैंड का जैसे मैंने बनाया था और सेम स्लोप में ये एक्टिविटी करेंगे। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? Obviously वही होगा, जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना ये सेल ज़्यादा आगे बढ़ेगा और उसमें कम फ्रिक्शन रहेगा, और जितना रफ सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और वो मूवमेंट स्टॉप करेगा। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance? Of course, अभी हमने क्या ट्राई किया, वापस से सैंड पेपर रैप कर दिया सेल के आगे, तो वो भी सेल का भी स्मूथनेस कम हो गया और वो कम ही ट्रैवल करेगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अभी फ्रिक्शन कैसा होता है, जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा फ्रिक्शन उतना पॉसिबल नहीं होगा। फ्रिक्शन किसी वजह से होता है, वो इरेगुलर सरफेस, दोनों जो सरफेस होती है, जब दो सरफेस एक दूसरे को मिलती है तो दोनों के बीच की जो इरेगुलेटरी होती है उसके वजह से ही फ्रिक्शन होता है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूर इरेगुलरिटीज ऑन देम। हमको नजर आता है कि ये तो बहुत ही स्मूथ सरफेस है, ये जैसे कांच है या टेबल है, हम कुछ भी स्मूथ सरफेस लेंगे लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन, एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाएंगे एकदम ही। इरेगुलरिटी जब लॉक हो जाती है तो जब हम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। When we attempt to move any surface, we have to apply force को, उसको लॉकिंग को, इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। On rough surfaces there are larger number of irregularities. जो रफ सरफेस रहेगा उसको खींच के निकालना बहुत ही ईजी पड़ जाता है। So the force of friction is greater in rough surfaces involved. यानी रफ सरफेसेस जो होता है उसमें से उसको निकालना मुश्किल हो जाता है और स्मूथ सरफेसेस से उसमें से छूटा करना
बहुत ही ईजी हो जाता है। नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज रिगार्डिंग द इंटरलॉकिंग। या आप इधर इंटरलॉकिंग सरफेसेस ऑफ इरेगुलरिटीज, चाहे कोई टेबल हो या उसके ऊपर कोई बुक रखी हो, कुछ भी हो, दोनों के सरफेस में थोड़ा थोड़ा सा खुरदुरापन यानी सरफेस के बीच में ऐसा इरेगुलरिटीज होती है और ये दोनों के बीच में लॉकिंग हो जाती है, जिसके वजह से फ्रिक्शन अपना काम करती है, पर डिपेंड्स ऑन द सरफेस टू। We have seen that friction is caused by the irregularity of the surfaces. So it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अभी इससे हमको क्या पता चलता है कि ये इंटरलॉकिंग के वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जितना हम लोग ज़्यादा उसको प्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा दबाएंगे, उतना लॉकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी इसको कैसे हम लोग महसूस कर सकते हैं? You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. अभी हम लोग एक मैट को खींचने की कोशिश करेंगे, एक चटाई को खींचने की कोशिश करेंगे। कैसे? विदाउट प्रेशर, उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा है तो उसको मूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन उसके ऊपर बैठ गया है तो उसको खींच के हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं तो फ्रिक्शन अपना काम करना शुरू कर देता है और उस चीज़ को मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। और एक एग्जाम्पल रहेगा वेर यू कैन सी दिस बॉय ट्राइंग टू मूव अ बॉक्स, हैवी बॉक्स को मूव करने की कोशिश करता है, उसको धक्का मारते रहना पड़ता है टू कीप ऑन मूविंग। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. याद करने की कोशिश करो अगली बार जब तुमने कोशिश की थी कि एक बहुत ही हैवी बॉक्स मूव करने की। If you have no such experience, कभी आपने कोशिश ही नहीं की ऐसे बॉक्स को मूव करने की, तो आज कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? अभी एक नई चीज़ आपको सीखने मिलती है। अब बिल्कुल ही एकदम ही स्टॉप है, वो बॉक्स मूव ही नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन स्टेशनरी है। उसको धक्का लगाकर आगे मूव करना इजी है कि ऑलरेडी एक बॉक्स मूव हो रहा है, मूवमेंट चल रही है और हम लोग उसको धक्का मारते हैं। तो ऑब्वियसली कौन सी चीज़ ज़्यादा ईजियर होगी? ऑलरेडी जो मोशन में, ऑलरेडी अगर वो बॉक्स मूव हो रहा है तो उसको आगे धक्के मारने में और आसानी होगा, ना कि जो बॉक्स बिल्कुल ही मूव नहीं हुआ है उसको धक्का लगा के मोशन में लाना बहुत ही डिफिकल्ट। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब क्या होता है? अभी तक वो ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट को हम समझते एक बॉक्स है और बॉक्स ने अब तक मूव होना शुरू नहीं किया, वो रेस्ट पे है, ठीक है? तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, अभी हमको फोर्स लगाना है, फ्रिक्शन से हट के हमको मूवमेंट करना है, इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक एक बॉडी मूव नहीं हुई है, उसको हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं मूव करने के लिए, उसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट की, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड स्टार्ट मूविंग। इसको कौन सा बोला जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये सबसे पहला वाला फ्रिक्शन है और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रेस्ट वाली बॉडी को मूवमेंट शुरू कर रही है, जस्ट स्टार्ट कर रही है। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. Sliding का मतलब है ऐसे स्लाइड हो रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। वो चीज़ कैसे जा रही है? आगे की तरफ स्लाइड हो रही है। जब वो चीज़ ऑलरेडी मोशन में, स्टैटिक का मतलब क्या था? पहले रेस्ट में था और उसको सिर्फ शुरुआत की थी हमने, लेकिन ये चीज़ अब ऑलरेडी मूव हो रही है। मूविंग चीज़ को हम लोग और धक्का देके उसको आगे की तरफ हम लोग और मूव करते हैं और स्लाइड करते हैं, उनको बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक। अभी हम लोगों ने लॉकिंग का सीखा था, तो जब ऑलरेडी मूव हो रही है तो उसको लॉकिंग का समय नहीं मिलता, उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है लॉक करने के लिए into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you can find, और आपको क्या नजर आएगा? You can find it
somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. स्टार्ट करने में ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि तब लॉक्ड होते हैं दो सरफेसेस और वो फ्रिक्शन को हटाना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी मोशन में लॉकिंग बहुत ही कम है तो उस चीज़ को हटाना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्लाइडिंग वाले में पॉसिबल ईजी हो जाता है, दैट इज स्लाइडिंग वन। अब फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल, ये ज़रूरी भी है और ईविल भी है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हार, अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर? ये दोनों में से आपको पकड़ने में कौन सा ईजी होता है? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी। किसी ने झूठे हाथ से उसको पकड़ लिया है। टम्बलर का मतलब है ग्लास, ग्लास पानी का जो ग्लास होता है आप नॉर्मली पकड़ते हो और अगर आपके गंदे झूठे हाथ उस पर ऑयली हाथ लग जाते हैं तो उसको होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो गया यानी लॉकिंग अपना कम हो गया, वो सरफेस स्मूथ हो गई, उसके लिए उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं रहा। तो जब फ्रिक्शन नहीं रहा तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, उसको होल्ड कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हो सकता है अपने हाथ से गिर भी जा सकता है। और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकर ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? डिफिकल्ट ऑफकोर्स हो जाएगा, उसको पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जस्ट थिंक, वुड बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? क्या आप कभी भी ग्लास पकड़ सकते थे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो? अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पकड़ पाते नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ग्लास को पकड़ भी नहीं पाते, हमारे हाथ से छूट जाता। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। अगर गीला मडी ट्रैक, मिट्टी वाला ट्रैक है, उनको मूव करना कितना ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। और वेट मार्बल फ्लोर, यानी मार्बल का ज़मीन है, संगमरमर की ज़मीन है, उसके ऊपर चढ़ना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? हम चल ही नहीं पाते, हम बार बार गिर जाते, हम खड़े ही नहीं रह पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं चल पाते, यानी फ्रिक्शन की वजह से हम ग्लास होल्ड कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम लोग चल पाते हैं। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वाज नो, ऐसे अपना हाथ फिसल जाता, हम एक वर्ड नहीं लिख पाते। अगर फ्रिक्शन बुक और पेंसिल के बीच में या बुक और पेन के बीच में ना होता, या तो ब्लैक बोर्ड और चॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ना हम लिख पाते, कोई भी हिसाब से हम लिख ही नहीं पाते। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with stick. अभी ये जो रफ सरफेस है उसके ऊपर ये जो चॉक पार्टिकल्स गिरेंगे और घिसेंगे और अपने कपड़ों में नीचे सब जगह पे वो गिर जाते हैं। Could it happen if there was no friction between the chalk and the board? क्या हम लिख पाते? No, it is not possible. If an object starts moving, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक बॉल जो हम लोगों ने फेंका वो हमेशा चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। कोई व्हीकल कभी स्टॉप भी नहीं होगी एक बार चलने लगे, कोई साइकिल भी नहीं चलने लगी। तो ये फ्रिक्शन होता कैसा है? हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन। ना डायरेक्शन भी मूव नहीं होता, ना स्टार्ट हो सकता, ना स्टॉप हो सकता, ना डायरेक्शन बदल पाता। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, अगर आपको एक दीवार में एक कील लगानी है तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, या तो हम लोग एक नॉट बांधते, एक गांठ बांधते, वो भी पॉसिबल नहीं होता। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई बिल्डिंग ही नहीं बनता। ये शूज़ देखते हो, अब शूज़ में सोल्स, ये पाम वाला मैंने आपको ही समझाया, रबिंग ऑफ योर पाम मेक्स यू फील वार्म। नाउ ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज ईवल टू, लेकिन फ्रिक्शन बुरा भी है। कौन से वे में? इट वेयर्स आउट द मटीरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेरिंग और सोल्स ऑफ द शू। ये देखो, ये सोल ऑफ द शू में आपको फटा हुआ नज़र आता है, ये एक ईवल है, ये बुरी चीज़ है। फ्रिक्शन का बुराई क्या है कि आपके सोल्स जो है घिस के फट जाते हैं, शू के सोल। अभी यू मस्ट हैव सीन वोर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। अभी जो स्टेप्स होते हैं यानी जिसके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं
ब्रिजेस के वजह से वो भी टूट फूट जाते हैं। फ्रिक्शन के वजह से जब बार बार उसके ऊपर लोग चलते हैं, बार बार सामान, बार बार व्हीकल जाता है, तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन के वजह से वेयरिंग एंड टायरिंग होता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम लोग दो पाम को घिसते हैं, वो मैंने पिक भी आपको बताई थी, व्हेन यू रब योर पाम्स टुगेदर। जब हम लोग माचिस की तीली जलाते हैं, वो फ्रिक्शन से जलती है, तो भी हीट प्रोड्यूस होता है। इट कैचेस फायर। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ मिक्सचर्स बिकम हॉट। अभी जब मम्मी मिक्सचर चलाती है घर में कुछ ग्राइंडिंग करने के लिए, तो थोड़े समय के बाद 2-3 बार चलाने के बाद वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, वो जार गर्म हो जाता है। When it is, अभी यहाँ पाम नज़र आता है, When it is run for a few minutes, you can cite various other examples in friction. ये यहाँ देखो, तीली जलाते हैं, you can see striking a match by friction, it produces heat. In fact, when a matchstick is operated, heat generated causes much wastage of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following section. अभी फ्रिक्शन कैसे कम किया जा सकता है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में लर्न कर। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब हमको दोनों चीज़ हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जो हम बढ़ाएंगे कैसे और फ्रिक्शन को हम कम भी कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। भी कोई सिचुएशन में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो डिजायरेबल है, और कोई सिचुएशन में फ्रिक्शन हमको अच्छा नहीं लगता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड। अभी आपके जो शूज़ में होता है उसकी एकदम स्मूथ नहीं होता है, उसके अंदर खड्डे, ग्रूव्स वगैरह बनाया जाता है। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। अगर वो ग्रूव्स, खड्डे वगैरह डिज़ाइन नीचे अगर आप उल्टा करके आपका जूता देखोगे तो एकदम स्मूथ नहीं, वो ग्रूव्स होता है उसके अंदर, उससे वजह से आप बेटर चल पाओगे, तुम्हारा ज़मीन पे ग्रिप अच्छा होगा और तुम फिसलोगे भी नहीं, सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर, अगर आप टायर का फोटो भी देखोगे, कार का, ट्रक का, बुलडोज़र का, तो ऐसे आपको नज़र आएंगे, ये बेटर ग्रिप देती है ज़मीन में। ये सारी चीज़ें ग्रूव्स और इसके वजह से ये सब टायर के ऊपर जो ये दिखा देता है ट्रेडिंग, इसके वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। जब फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ग्रिप भी अच्छी रहती है। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobile. अभी ब्रेक पैड्स यूज़ किए जाते हैं, हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है और उसकी वजह से बाइक धीरे धीरे स्लो होके स्टॉप हो जाती है। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel, but when you press the brake lever, this pad arrests the motion of the rim due to friction. अब जब आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, तब आप ब्रेक नहीं यूज़ कर सकते। आप नॉर्मली चला रहे हो तो एकदम स्मूथली वो व्हीकल चलाएगी, लेकिन जैसे आप ब्रेक लीवर दबाते हो तो फ्रिक्शन शुरू हो जाता है और वो मूवमेंट अपने आप रुक जाती है। द व्हील स्टॉप मूविंग। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर, जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं, रब देयर हैंड्स विद सॉइल, हाथ में मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी कैसी होती है, खुरदरी होती है, उसके वजह से वो सामने वाले को पकड़ पाता है, वरना उनका हाथ स्लिप हो जाएगा। फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट, यानी उनके सामने वाले ओपोनेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं और वो छूट के भाग न जाए। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस, कुछ खुरदुरा पदार्थ हाथ में लगाते हैं, पाउडर जैसे जिमनास्ट, जिसकी वजह से वो जो रॉड्स वगैरह पकड़ते हैं तो उसमें से उनका हाथ स्लिप न हो जाए। ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। फ्रिक्शन ज़रूरी है अगर हमको किस चीज़ को होल्ड करना है, तो अगर हम लोग कोई चीज़ को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो। इन सम सिचुएशन, अभी कोई सिचुएशन में हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, कभी कभी हमको फ्रिक्शन अच्छा भी नहीं लगता है, एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमको उस कम से कम करना है। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। अभी हम लोग कैरम बोर्ड के अंदर फाइन पाउडर क्यों डालते हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट
When a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves slowly. अभी डोर धीरे धीरे मूव होना शुरू हो जाता है. कब मूव होना शुरू हो जाता है? जब थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है. A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving part of this machine. अभी मोटर मैकेनिक है वो क्या यूज़ करता है? ग्रीस यूज़ करता है मशीन के पार्ट्स के बीच में से. इन ऑल द अबाउ केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी. अगर हम लोग को कैरम बोर्ड खेलना है तो हम लोग क्या करेंगे? पाउडर डालेंगे, जिसकी वजह से कैरम बोर्ड में वो जो मूवमेंट है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और हम लोग पॉइंट्स भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. यहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत हमें नहीं है. जब हम लोग ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं या ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं, ये तीन चीज़, ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट, मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब. अभी दो जो सरफेसेस है उसके बीच में अगर ऑयल लगाया जाता है तो ये जो मूविंग है वो ईजी हो जाती है, वो रुकती नहीं है. सो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज वो अवॉइड हो जाती है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. मूवमेंट बिकम स्मूथ. अब मूवमेंट क्या हो जाता है? अगर कोई चीज़, कोई मशीन को मूव करना है तो बहुत स्मूथ हो जाती है. द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. और इसको क्या बोला जाता है? जैसे तेल है उसको भी लुब्रिकेंट बोला जाएगा, ग्रीस को भी लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट भी जो मूवमेंट ईजी कर देता है. इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट. कोई कोई मशीन ख़राब हो जाती है ऑयल यूज़ करने के लिए, तो उधर क्या यूज़ किया जाता है? एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स. क्या यूज़ किया जाएगा? एयर कुशन को यूज़ किया जाएगा मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए. ये लुब्रिकेंट अप्लाई किया जाता है सरफेस 1 सरफेस 2 के बीच में. यू कैन सी इन दिस फिगर 12.13. Can we reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricant? बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा ग्रीस यूज़ कर दिया हम लोगों ने, या हम लोगों ने उसको घिस के पॉलिश करके एकदम स्मूथ कर दिया, तो क्या फ्रिक्शन बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा? नो. फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड. उसको पूरा टोटली कभी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते. नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ. कोई भी सरफेस एकदम ही स्मूथ नहीं हो सकती है. Some irregularities are always there. हमेशा कोई ना कोई irregularities ज़रूर होती है. Wheels reduce friction. अभी और एक तरीका है जिसको हम मूवमेंट को easy कर देंगे. अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? You must have seen attaches and other attaches, यानी बैग वगैरह हम लोग बोलेंगे, बड़ी वाली बैग होती है, ट्रैवलिंग वाली बैग. एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर. हम लोगों ने देखा होगा नीचे व्हील्स लगाए जाते हैं. इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज. अभी लगेज का मतलब क्या होता है? बैग के अंदर भारी सामान, और उसको इजीली हम लोग खींच के कब ले जाते हैं? क्या उठा के कि खींच कर ऑब्वियसली जब उसके भी नीचे ऐसे व्हील्स लगाए जाते हैं. तो ये फ्रिक्शन कम कर देती है और मूवमेंट ईजी कर देती है. अब हम चलते हैं एक्टिविटी 12.4 की तरफ. अब क्या करेंगे? हमको थोड़ी सी पेंसिल लेनी है. सिलिंड्रिकल शेप में होना ज़रूरी है, यानी राउंड शेप सिलिंड्रिकल होना ज़रूरी, और कोई शेप का स्क्वायर या ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमको रोलिंग करना है. प्लेस दिस पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल. यानी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखेंगे, एक दूसरे को वो ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, पैरेलल रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा. और उसके ऊपर क्या रखनी है? एक मोटी सी किताब. प्लेस द थिक बुक ओवर इट. नाउ पुश द बुक. विल ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स. जैसे बुक मूव होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी बुक, अगर हम लोग आगे की तरफ धक्का लगाएंगे तो उसके साथ में नीचे की पेंसिल भी ऐसे रोल होगी, गोल 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 होगी. डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन स्लाइड इट? सिर्फ नॉर्मली आप धक्का लगा के देखो बुक के, और नीचे पेंसिल रख के आप ट्राई करो. क्या आपको आसान हो रहा है बुक मूव करना? डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस? हाँ, फ्रिक्शन क्या आपको कम नज़र आ रहा है? हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर? छोटे छोटे लकड़े के टुकड़े नीचे रखे जाते हैं, ऐसे रोल करने से बड़ी बड़ी मशीन को भी इजीली मूव किया जा सकता है.
जिसके वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। When one body rolls over the surface of another, एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर जब रोल होती है, the resistance to the motion is called rolling friction. अभी वो ये वाला कौन सा फ्रिक्शन हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। स्लाइडिंग से भी ईजी अब क्या हो गया हम लोगों ने देखा है? रोलिंग। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। जिसके नीचे रोलर्स रहेगा उसको मूव करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज, अभी हमको ये देखना है कि why the wheel is said to be one of the greatest inventions of mankind. अभी mankind का सबसे बड़ा invention wheel क्यों? क्योंकि wheel के वजह से movement and traveling बहुत ही easy हो गया है। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machine by rolling by the use of ball bearing. अभी slide यानी गोल घुमाने के लिए क्या यूज किया जाता है? बॉल बेयरिंग को यूज किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल ऑफ सीलिंग फैन एंड बाईसाइकिल। अब ये बॉल बेयरिंग किस में यूज किया जाता है? बाईसाइकिल में और फैन में, जिसके वजह से वो बेयरिंग के वजह से वो मूवमेंट स्मूथ हो जाती है। अब हम लोगों ने कितने फ्रिक्शन सीखे? सबसे पहले स्टैटिक वाला। स्टैटिक वाला क्या होता है? बॉडी एकदम स्टॉप है, उसको हम लोग मूव पहली बार करते हैं। फिर ये स्लाइडिंग वाला कौन सा था? वो ऑलरेडी हम लोग ने मूव किया, मूव करके और आगे बढ़ता है, उसको स्लाइडिंग बोला जाता है। और रोलिंग वाला फ्रिक्शन यानी राउंड 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 मूवमेंट वाला। तो हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सीखा। और सबसे इजी वाला कौन सा था? मूवमेंट रोलिंग में, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे एंड वाला स्टैटिक। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? रोलिंग में, और स्लाइडिंग में मीडियम वाला होता है। अब ये क्या हम देख सकते हैं? किस चीज़ का पिक्चर हम लोग देख सकते हैं? इधर हम लोग को नजर आएगा एक बॉल बेयरिंग का पिक्चर। ध्यान से देखना, ये बॉल बेयरिंग है, देखो राउंड शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप है। बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन का। अब आप जानते हो फ्लूइड यानी कोई भी लिक्विड होता है उसको फ्लूइड बोला जाता है। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। जैसे हवा होती, हवा बहुत ही हल्की और पतली होती तो भी वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स होता ही है उसके अंदर, और वो रोकने की कोशिश करती है जो भी ऑब्जेक्ट उसमें मूव करता है उसको। वैसे ही पानी का भी वैसा ही है। वाटर है या दूसरे अदर लिक्विड है, वो भी अपना फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ करती है जब भी कोई मूवमेंट हम करने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसमें से मूव करने की कोशिश करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। अभी कॉमन नेम है फ्लूइड, उसको बोला जाता है। सो वी कैन से फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। अब द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। ये फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोला जाता है? ड्रैग बोला जाएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। भी वो कौन से स्पीड से वो ऑब्जेक्ट जा रहा है और वो फ्लूइड कितना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, और वो शेप है, और वो फ्लूइड कैसा है उस पर डिपेंड होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग। अभी जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि वो फ्रिक्शन की वजह से रुक ना जाए, तो शेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको मूव करने में तकलीफ होगी तो उसको खूब सारी एनर्जी लगेगी वहाँ मूव करने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो एनर्जी उसकी ड्रेन हो जाएगी। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने की कोशिश की जाएगी।
सो द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेसिफिक शेप्स। अभी आपको पता चल गया होगा कौन सा शेप होगा। व्हेन डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फ्रॉम द स्पेशल? अब जिस साइंटिस्ट जिन्होंने सारी चीज़ें बनाई हैं उनको हिंट कैसे मिलती है कि शेप कैसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स फ्रॉम नेचर। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स का शेप है स्ट्रीमलाइन शेप। फिश का शेप कैसा है? स्ट्रीमलाइन शेप है, तो इजीली ये लोग फ्लूइड्स में मूव कर सकते हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच मेक देम लूज एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। अभी उनका बॉडी का शेप ऐसा होता है कि वो एनर्जी लूज कर देंगे अगर फ्रिक्शन उन पर एक्ट करेगी, तो उनका बॉडी का शेप ही ऐसा होता है। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन द शेप दैट ऑफ अ बर्ड? बर्ड और एरोप्लेन में आपने सिमिलैरिटी देखी है, व्हीकल्स में, फिश में, वाटर व्हीकल्स में। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन स्टॉप करने के लिए इनका सबका शेप पर्टिकुलर दिया जाता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये साइंटिस्ट ने नेचर में से ये सारे शेप्स डिराइव किए हैं। और फ्रिक्शन जैसा बर्ड इजीली एयर में मूव करता है, फिश इजीली पानी में मूव करती है, इसी से ये लोगों ने अपना हिंट्स लिया है और वो कोशिश की है कि फ्रिक्शन कम। My dear children, I hope you have understood this lesson nicely. Go through this video and learn the lesson. Bye for now. Meet you soon again. Thanks for now.